And welcome back again. Today we are going to discuss about some MCQs on the topic breathing and exchange of gases. तो फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following organisms breathe through tracheal system? ट्रैकियल सिस्टम में के थ्रू कौन से ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं? देखो, अर्थवर्म स्किन के थ्रू करता है, फिशेस हमारे गिल्स के थ्रू करती है, फ्रॉग हमारा गिल्स के थ्रू करता है जब वो टेडफॉल की फॉर्म में होता है, और जब वो एडल्ट होते हैं तो स्किन और लंग्स दोनों के थ्रू करता है। ठीक है, तो कॉकरोच बचे जो कि इंसेक्ट्स में आते हैं, तो उनके अंदर क्या पाया जाता है? ट्रैकियल ट्यूब्स पाई जाती हैं। इन फिशेस गैसेस एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू गिल्स के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म यूज स्किन एज ए प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स? तो एम्फीबियंस में, फ्रॉग्स के अंदर ऐसा होता है कि वो स्किन को प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रेस्पायर थ्रू बुक लंग्स? बुक लंग्स किसके अंदर होते हैं? स्कॉर्पियन के अंदर बुक लंग्स पाए जाते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स? तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब होता है लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करना। तो लंग्स एम्फीबियंस में भी है, बर्ड्स में भी, मैमल्स में भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबो। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एक्वेटिक एनिलिनरीज में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं? पैरापोडिया। पैरापोडिया क्या होते हैं? उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। एक्वेटिक एनिलिड्स की बात कर रहे हैं। बुक लंग्स किसके अंदर होते हैं? स्कॉर्पियन के अंदर। ट्रैकिया किस में होते हैं? इंसेक्ट्स में, कॉकरोचेस वगैरह में। ठीक है, और जो गिल्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? हमारे फ्रॉग के अंदर होते हैं, मैमल्स के अंदर होते हैं, बर्ड्स के अंदर होते हैं। विच रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट इन टैडपोल बट अब्सेंट इन एडल्ट फ्रॉग्स? गिल्स, क्योंकि टैडपोल जो होता है वो फ्लोट करता है, हर्बीवोर्स होता है, और वो फिश लाइक अपीयरेंस शो करता है, उसमें गिल्स होते हैं, और जब वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो वो लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन? फिशेस के अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वो रेस्पायर करती हैं। वट इज द प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ग्रास होपर? ग्रास होपर ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्रागम क्या होता है? जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्रागम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इंस्पिरेशन ओक्योर्स व्हेन? इंस्पिरेशन कब होगा? जब हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हमारी जो एयर होती है वो हमारी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो अगर हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई है और लंग्स का प्रेशर लो है तभी हमारी ऑक्सीजन इनहेल हो पाएगी। इसीलिए जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, तो हम इनहेल करेंगे, इंस्पिरेशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स हेल्प इन फोर्स्ड एक्सपायरेशन? तो हमारे फोर्स्ड एक्सपायरेशन में कौन हेल्प करती है? हमारी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जो इन बिटवीन रिब्स प्रेजेंट होती हैं, इन बिटवीन रिब्स प्रेजेंट होती हैं। तो देखो, जैसे ये रिब्स हो गई और ये स्टर्नम हो गया, तो रिब्स के बिल्कुल, स्टर्नम के बिल्कुल पास वाला जो एरिया होता है उनके बीच में पाई जाती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, IIM। और जो बाहर वाली साइड होती है उसमें पाई जाती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, बाहर एक्सहेल कर रहे हैं फोर्सफुली, तो कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होंगी? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होंगी। द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन इज मेनली, एक्सहेलेशन की प्रोसेस हमारी पैसिव होती है और इनहेलेशन की प्रोसेस एक्टिव होती है। क्योंकि इनहेलेशन के टाइम पे जो हमारी डायफ्रागम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिब्स एक्सपेंड हो जाती हैं, वो हमारी एंटीरियर और वेंट्रल डायरेक्शन में मूव करने लग जाती हैं। ठीक है, तो वो एक एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि हमारी बॉडी को एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है। पर एक्सहेलेशन में हमारा स्टर्नम भी हमारे रिलैक्स स्टेट में होता है, रिब्स भी, डायफ्रागम भी, हमारी मसल्स भी, सब क्या होती है? रिलैक्स स्टेट में होती है। तो एक्सहेलेशन क्या है? पैसिव प्रोसेस है। द प्राइमरी मसल्स इन्वॉल्व इन नॉर्मल ब्रीथिंग इज, डायफ्रागम होता है जो नॉर्मल ब्रीथिंग में यूज होता है। जब फोर्सफुल होती है रेस्पिरेशन, तब उस टाइम पे इंटरकोस्टल मसल्स अपना रोल प्ले करती हैं। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन रिप्स मूव, इंस्पिरेशन करेंगे तो अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारी रिप्स क्या करेंगी? अपवर्ड डायरेक्शन में करें एंटीरियर पोजिशन में, और आउटवर्ड डायरेक्शन में वेंट्रल पोजिशन में मूव कर रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एक्सपायरेशन? एक्सपायरेशन कब होता है? एक्सपायरेशन तब होता है जब हमारा
देखो पहले ऑप्शन इसने बोला एक्टिव प्रोसेस रिक्वायर एटीपी, नहीं, ये किसके केस में होता है, हमारा इंस्पायरेशन के केस में होता है। सेकंड ऑप्शन इसने बोला इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा किसके टाइम पे होगा, जब हम इंस्पायरेशन करेंगे, जब हम मतलब सांस अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे, तो डायफ्रागम रिलैक्सेस, लंग वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डायफ्रागम रिलैक्स स्टेट में आ जाता है और लंग का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, तब हम एक्सपायरेशन करते हैं। ठीक है, थोरेसिस कैविटी एक्सपेंड कब होती है, इंस्पायरेशन के केस में एक्सपेंड होती है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है जिसमें हम वॉलेंट्री इन्वॉल्व नहीं होते, और इसको मेडुला एब्लोंगेटा जो है वो रेगुलेट करती है, जो हिंडब्रेन का पार्ट होती है। वट हैपन्स व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कोई भी एयर फ्लो नहीं होगा, क्योंकि बाहर भी प्रेशर उतना ही है और अंदर भी प्रेशर उतना ही है। विच नर्व कंट्रोल द डायफ्रागम ड्यूरिंग ब्रीथिंग, तो हमारी फ्रेनिक नर्व होती है जो डायफ्रागम को कंट्रोल करती है ब्रीथिंग के टाइम पे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स ओक्योर बाय, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग की एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन के बीच में और हमारी जो कैपिलरीज वॉल है उनके बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द रेट ऑफ गैस एक्सचेंज, पार्शियल प्रेशर गैसेस का वो हमारा अफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में जो हमारी एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है वो, प्लस हमारी कैपिलरी की वॉल जो होती है एंडोथेलियम की लाइनिंग होती है वो, उनकी थिकनेस 0.5 माइक्रोमीटर के अप्रोक्स होती है। ठीक है, अगर वो इससे ज़्यादा हो जाती है तो ब्रीथिंग थोड़ी कम होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम हो जाता है। ठीक है, तो थिकनेस मैटर करती है, सरफेस एरिया एल्वोलाई का मैटर करता है, और पार्शियल प्रेशर, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। विच गैस हैज़ द हाइएस्ट पार्शियल प्रेशर इन द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में सबसे ज़्यादा हाइएस्ट पार्शियल प्रेशर किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलर एयर इज 100 mmHg होता है एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। इन टिश्यूज ऑक्सीजन मूव फ्रॉम ब्लड टू सेल्स, जो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन ब्लड से सेल्स में क्यों मूव कर पाती है, क्योंकि देखो पहला ऑप्शन इसने बोला ऑक्सीजन इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू सेल्स, सेकंड इसने बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज हायर देन इन ऑक्सीजन, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, क्योंकि जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर हाई होगा, ब्लड के अंदर हाई होगा और टिश्यूज़ के अंदर पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो कम होगा, तभी तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर पाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज हायर देन इन टिश्यू, ओनली देन ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम ब्लड टू सेल्स। सेकेंड है द मेजर फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड इज, मेजर फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड की जिसकी फॉर्म में ब्लड में वो ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा में। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन विनस ब्लड, विनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना पार्शियल प्रेशर होता है, 40 mmHg होता है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली, ऑक्सीजन हमेशा हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में मेनली ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, the enzyme responsible for converting carbon dioxide into bicarbonate in red blood cells is कार्बोनिक अनहाइड्रेज, रेड ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट वाटर के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड को H2CO3 में कन्वर्ट कर देता है, फिर H2CO3 के ऊपर दोबारा से हमारा कार्बोनिक अनहाइड्रेज एक्ट करता है और उसको HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, प्लस H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म होता है जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, तो ये किसके थ्रू होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के थ्रू होता है, जो रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन में पाया जाता है। बोर इफेक्ट क्या एक्सप्लेन करता है, बोर इफेक्ट एक्सप्लेन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिलीज हो जाएगी, मतलब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन में टूट जाएगा एट लो पीएच, लो पीएच का मतलब है एसिडिक पीएच, और एसिडिक पीएच कब होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो एसिडिक पीएच हो जाता है, लो पीएच हो जाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, बोर इफेक्ट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फेवर ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन, देखो अगर लो पीएच है तो एसिडिक पीएच है, एसिडिक पीएच में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होगा, तो ये नहीं करेगी। हाई कार्बन डाइऑक्साइड का
अगर हमारा क्या है पार्शियल प्रेशर है तो ऑक्सीजन को वो बाइंड नहीं होने देगा हीमोग्लोबिन से। हाई टेम्परेचर है तब भी ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगी हीमोग्लोबिन से, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से ज़्यादा होगा तभी वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर पाएगी। हीमोग्लोबिन हैज़ द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर, हीमोग्लोबिन की हाईएस्ट एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड नहीं करती, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को भी बाइंड नहीं करती, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को बाइंड करती है। हाउ इज मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड, वो एज ए बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के अंदर। द क्लोराइड शिफ्ट या हेम्बर्गर फिनोमिना ओक्योर्स टू, कब होता है, ये बैलेंस करता है बाइकार्बोनेट आयन की मूवमेंट को, किसके बीच में, रेड ब्लड सेल्स के बीच में और प्लाज्मा के बीच में। ठीक है, क्लोरीन तो कहाँ पे चला जाता है, रेड ब्लड सेल्स में चला जाता है, और रेड ब्लड सेल्स में जो HCO3 नेगेटिव बना है और H पॉजिटिव आयन बना है वो हमारा मूव कर जाता है प्लाज्मा के अंदर। तो ये बाइकार्बोनेट आयन की मूवमेंट को बैलेंस करता है। हाल्डिन्स इफेक्ट क्या एक्सप्लेन करता है, ये हमारा बोर इफेक्ट्स के रिवर्स होता है कि भाई जब कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा जब ऑक्सीजन क्या करेगी, बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट क्यों रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगी जब पार्शियल प्रेशर या ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का, या फिर ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ ही। तो ये क्या है, हेल्डेंस इफेक्ट है जो बोर इफेक्ट का रिवर्स है। द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स टू राइट व्हेन, कब वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज नहीं इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब जो पीएच है वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पीएच डिक्रीज होने का मतलब है एसिडिक पीएच और इंक्रीज होने का मतलब है एल्कलाइन या बेसिक पीएच। ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और हमारा हीमोग्लोबिन डिसोशिएट हो जाएगा ऑक्सीजन से। ठीक है, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तब तो वो हमारा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, क्योंकि जब हमारा हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड हो जाता है, सेचुरेटेड का मतलब है कि जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो हमारा जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है और डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। वट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड डिजोल्व इन प्लाज्मा, 1.5% प्लाज्मा की फॉर्म में होती है और बाकी जो बची हुई है वो हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होती है।